नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे यूक्रेन के रूस पर पलटवार की। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बेहद ही गंभीर हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस भी फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के 4 शहरों पर रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है और इसी बीच बातचीत की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। इस बार ट्रंप ने भी माना है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सीरिया में अमेरिका को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। सीरिया में दरअसल अमेरिकी सेना को बड़ा झटका देते हुए आईएसआईएस ने हमला कर दिया है और इस हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि सीरिया में अमेरिकी सेनाएं किस मिशन में आखिरकार लगी हुई है। बात बुलेटिन में हम चीन की भी करेंगे, जहां आर्म्स इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। चीन की आर्म्स इंडस्ट्री को दरअसल चीन अपने हथियारों के दम पर सुपर पावर बनना चाह रहा है, लेकिन उसके जो करीबी है अब वही किनारा कर रहे हैं। बांग्लादेश ने चीन से फाइटर जेट्स की जो डील थी उससे किनारा कर लिया है और यूरोप के फाइटर जेट को बेहतर पाया है। हम आपको चीन की आर्म्स इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की अपडेट देंगे और साथ ही इस खबर के बारे में भी बताएंगे। चलिए विस्फोट में सबसे पहले हम बात यूक्रेन की कर रहे हैं, जहां यूक्रेन का रूस पर एक बेहद बड़ा हमला देखने को मिला है और यह हमला अंडर वाटर ड्रोन से किया गया है। रूसी पनडुब्बी पर अटैक किया गया है। नोवोरोसिस्क में नेवल बेस पर यूक्रेन का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां यूक्रेन के दावों को रूस खारिज भी कर रहा है। यूक्रेन ने ये रूस पर बेहद बड़ा हमला किया है, जानकारी ये मिल रही है, और इसमें अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। रूसी पनडुब्बी पर अटैक किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ रूस इससे इनकार कर रहा है। अब ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये वही अंडर वाटर पनडुब्बी का हम जिक्र कर रहे हैं जिस पर हमला किया गया है और ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हालांकि रूस इससे पूरी तरीके से मुकर रहा है, उसका कहना है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने किस तरीके से यहाँ पर हमला किया है और हमले में किस तरीके से जो रूस है उसके नेवल बेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। अब ये बात बार बार रूस की तरफ से दोहराई जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है और मॉस्को समेत कई ऐसे शहर हैं रूस के जहां पर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई कोई नई तो है नहीं है, लगभग 4 साल पूरे होने को है, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें हैं वो बार बार निकल करके सामने आती है। अब नोवोरोसिस्क नेवल बेस पर यूक्रेन ने यह हमला किया है। यूक्रेन के दावों को रूस खारिज कर रहा है। ये अंडर वाटर ड्रोन है जिस पर रूसी पनडुब्बी पर अटैक किया गया है। किसकी तरफ से किया गया है? यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया गया है। विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर किया गया है। एक और बड़ी जानकारी है, ज़पोरिज़िया पर रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना पर रॉकेट ने ये बड़ा हमला कर दिया, ये जानकारी मिल रही है। ज़पोरिज़िया पर रूस ने ये बड़ा अटैक किया है। यूक्रेनी सेना पर रॉकेट से ये हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना को इस दौरान भारी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो दोनों ही देशों की तरफ से बार बार एक देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। अब रूस ये कह रहा है कि उसने एक बड़ा नुकसान कर दिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि विस्फोट हुए हैं, 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई जगह पर हुए हैं। तो अब इससे आप समझ जाइए कि ये नुकसान रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी जब हुआ है तो उसे भी बड़ा झटका लगा है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो यूक्रेन की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सेना पर ये रॉकेट से हमला किया गया और इसमें सेना को भारी नुकसान का दावा भी किया गया है। 2 जानकारियां हैं कि एक तरफ रूस को सबसे बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया, तो यूक्रेन को भी इसी तरीके से नुकसान पहुंचा है। हालांकि दोनों ही देश दावों पर मुकरते हुए नजर आ रहे हैं और इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध में जंग जो है वो वार पलटवार अभी भी देखने को मिल रहा है। रूस जहां एक और यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी भारी पलटवार किया है। इन सब के बीच शांति स्थापित करने के लिए बातचीत भी लगातार चल रही है और अब माना यह जा रहा है कि हो सकता है शांति समझौता हो जाए।
रूस के खिलाफ यूक्रेन का नया ऑपरेशन। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने का क्रेमलिन प्लान। शांति समझौते पर बनेगी सहमति। रूस ने करीब 4 साल पहले जंग की शुरुआत के समय दावा किया था कि यह जंग सिर्फ कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने अपने जवानों और जनता के साथ और उनके हौसले की बदौलत रूस का डटकर मुकाबला किया और इस संघर्ष में अमेरिका और नेटो देशों ने उसका बखूबी साथ निभाया। और आज करीब 4 साल का समय बीतने के बाद भी यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस के आक्रमण के जवाब में अब यूक्रेन भी जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के अहम ठिकाने तो हैं ही, फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना को रसद और हथियारों की सप्लाई के रूट पर भी हमले किए जा रहे हैं। खबर है कि ज़ेलेंस्की के इस नए मिशन से क्रेमलिन में भी हड़कंप मच गया है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने ऑपरेशन ईस्टर्न शील्ड के तहत रूस के शहरों और रूसी सेना के सप्लाई रूट पर जबरदस्त अटैक किए। यूक्रेन की सेना ने बेलगोरोद पर सबसे बड़ा हमला किया। यहां यूक्रेन के जवानों के निशाने पर थर्मल पावर प्लांट रहा। हमले में पावर प्लांट तबाह हो गया, जिससे बेलगोरोद में गैस और बिजली की सप्लाई ठप हो गई और इसका असर करीब 20,000 लोगों पर हुआ। यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में एक ऑयल ट्रेन पर भी अटैक किया। यह ट्रेन रूस के तेल व्यापार के लिए काफी अहम थी। यूक्रेन ने कलुगा में एक हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिससे यह हथियार फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के जवानों ने वोल्गोग्राद पर जबरदस्त हमला किया। यहां तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की के जवानों पर रोस्तोव शहर भी रहा। यहां यूक्रेन की सेना ने फ्यूल और हथियार डिपो पर भीषण हमले किए, जिससे ये डिपो तबाह हो गए।
यूक्रेन के जवान लगातार रूस की राजधानी मॉस्को को भी निशाना बना रहे हैं, जैसे वो ये साबित करना चाह रहे हों कि रूस अपनी राजधानी को ही नहीं बचा पा रहा है। यूक्रेन के जवान केवल रूसी शहरों पर ही नहीं, फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। जेलेंस्की के जवानों ने डोनेस्क में जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में रूसी ड्रोन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। जबकि ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर भी बर्बाद हो गया। खबर है कि यहां रूस के 25 जवानों की मौत हो गई। कीव की सेना ने कुपियांस्क में भी जबरदस्त अटैक किया। यहां यूक्रेन ने बमबारी कर एक पाइपलाइन को तबाह कर दिया। ये पाइपलाइन कुपियांस्क और लीमन के बीच जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अहम बताई जा रही है। खबर है कि लीमन के करीब रूस के जवान इस पाइपलाइन में घुसे और करीब 10 किलोमीटर दूर रादीवका में इकट्ठा हो रहे थे। इस पाइपलाइन पर यूक्रेनी जवानों ने बमबारी की और इसे तबाह कर दिया। रूस का एक विमान AN-22 नष्ट हो गया। हालांकि रूस की ओर से दावा किया गया कि यह विमान तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ। ऐसे में इस पर यूक्रेन की सेना के हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के जवान रूस के अहम ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन ने रोस्टोव ऑन डॉन पर बड़ा अटैक किया। यहां फ्यूल और हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। यहां से रूसी सेना को ट्रेन के जरिए मारियुपोल तक रसद और हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इसके अलावा यूक्रेन के निशाने पर कलुगा की हथियार फैक्ट्री भी रही। यहां से हथियार E-101 हाईवे के जरिए ब्रयांस्क होते हुए सूमी तक जाते हैं। वोल्गोग्राद भी यूक्रेनी सेना के निशाने पर रहा। यहां से E-40 हाईवे के जरिए डोनेट्स्क तक रूसी सेना को जरूरी सामान पहुंचाए जाते थे। बेलगोरोद में थर्मल पावर प्लांट तबाह हो जाने से खार्किव में रूसी सेना को होने वाली सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
यूक्रेन की सेना ने रूस को एक बहुत बड़ा झटका भी दिया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का दावा है कि रूस की एक किलो क्लास पनडुब्बी को नष्ट कर दिया गया। ये पनडुब्बी नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर खड़ी थी। यूक्रेन का आरोप है कि पनडुब्बी से यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया जा रहा था। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इस दावे को खारिज कर दिया। रूस लगातार बढ़त बनाकर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश में है। ट्रंप प्लान के मुताबिक ज़ेलेंस्की पुतिन को डोनबास सौंपने को राजी नहीं थे और अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि यूक्रेन के 4 प्रांत उसके हाथ से जा सकते हैं। अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश में रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त तबाही मचाई। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन पर बीते 48 से 24 घंटे में 600 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। रूसी सेना के हमलों से डोनेस्क में कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि ज़ेपोरिज़िया में एक सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। रूसी सेना के अटैक में खार्किव में यूक्रेन की सेना के 3 अहम ठिकाने तबाह हो गए, जबकि राडार स्टेशन भी बर्बाद हो गया। क्रेमलिन के जवानों ने नीप्रो में ऊर्जा सेक्टर पर हमला किया, जबकि मेकोलेव में भी ऊर्जा सेक्टर को ही निशाना बनाया गया। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। खबर है कि लुहांस्क में रूसी सेना का पूरी तरह कब्जा हो चुका है, जबकि डोनेस्क में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। डोनेस्क के करीब 80% इलाके पर रूसी झंडा लहरा रहा है। जबकि ज़ेपोरिज़िया और खेरसॉन में करीब 75% हिस्से रूसी सेना के अधीन आ चुके हैं। रूस का प्लान है कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि बातचीत के टेबल पर रूस का पक्ष मजबूत रहे। इस बीच खबर है कि रूस की ओर से नॉर्थ कोरिया के जवान भी लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन ने खुलासा किया कि उत्तर कोरिया की सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवानों ने करीब 2 महीने तक रूस की ओर से जंग में हिस्सा लिया। ये लोग मिलिट्री और इंजीनियरिंग से जुड़े काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने रूस से लौटे जवानों से मुलाकात की और इस दौरान वो भावुक नजर आए।
रूस और यूक्रेन की जंग एक ओर भीषण होती जा रही है तो दूसरी ओर शांति स्थापित करने की कोशिशें भी जारी हैं। बर्लिन में यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की की एक अहम बैठक चल रही है। इसमें ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर भी शामिल हैं। हालांकि अब तक इस बैठक से कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। खबरों के मुताबिक जेलेंस्की अब नेटो की सदस्यता लेने की जिद छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें अमेरिका और यूरोपीय देशों से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उधर ट्रंप ने ये उम्मीद जताई कि इस वार्ता से कुछ बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। हालांकि खबर है कि ज़ैपोरिज़िया और डोनबास को लेकर पेच फंसा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर कब्जा रखना चाहते हैं। हालांकि अगर इस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकलता तो रूस यूरोप पर हमले कर सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन को अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार है और अगर जेलेंस्की समझौते से पीछे हटते हैं तो ट्रंप रूस को खुली छूट दे सकते हैं। जाहिर है कि अब सब कुछ जेलेंस्की के रुख पर निर्भर है, क्योंकि रूस अपने रुख में बदलाव करने को तैयार नहीं और वो इस जंग में काफी बढ़त बना चुका है। ऐसे में अगर शांति समझौता नहीं होता तो इस जंग का विस्तार हो सकता है और यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक बेहद डरावना मंजर लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबर आपको सीरिया से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमला किया गया है। पालमीरा इलाके में आईएसआईएस का यूएस आर्मी पर अटैक देखने को मिला है और इस दौरान अमेरिका के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई है। ये जानकारी भी मिल रही है। देखिए, आईएसआईएस ने यूएस आर्मी को निशाना बनाया है। कहां पर निशाना बनाया है? ये सीरिया में निशाना बनाया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई है। ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि यूएस आर्मी सीरिया में तैनात है। अब राष्ट्रपति से अच्छे संबंध भी अमेरिका के हो गए हैं, लेकिन इस सब के साथ अब आप जरा ये समझिए कि किस तरीके से अमेरिका के 2 जवानों को निशाना बनाया गया और इस दौरान 1 नागरिक की जान भी चली गई है। आईएसआईएस ने यह अटैक किया था पालमीरा इलाके में। सीरिया का जो इलाका है पालमीरा, वहां पर यह अटैक किया गया था। आपको पता होगा कि सीरिया में सरकार और आईएसआईएस के बीच में एक लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है और इस सब के बीच वहां पर यूएस आर्मी को निशाना बनाया गया है। सीरिया में अमेरिकी सेनाएं आईएसआईएस से जंग लड़ रही हैं, उसे खत्म करने के मिशन पर काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी आर्मी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आईएसआईएस के आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और ये 3 लोग यूएस से थे। सीरिया में आईएसआईएस की करतूत। अमेरिकी जवानों की मौत। अब अमेरिका लेगा इंतकाम।
सीरिया में एक बार फिर आईएसआईएस ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। हालांकि इस बार उसकी हरकत उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। उसकी इस गलती का अमेरिकी सेना बहुत बड़ा बदला ले सकती है। इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के हमले में अमेरिका के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य अमेरिकी नागरिक भी मारा गया। इस हमले में अमेरिका के 3 जवान घायल भी हुए। खबर है कि मध्य सीरिया के शहर पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों के तहत एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद सीरिया के सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। खबरों के अनुसार इस हमले में अमेरिका के 3 जवान घायल भी हुए। इसके अलावा सीरियाई सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य भी जख्मी हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माना जा रहा है कि सीरिया में बशर अल असद सरकार के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सेना पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। इस बीच अमेरिका ने सीरिया में मौजूद अपने सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय आने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी और हमले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमला केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि सीरिया पर भी है। अब आइए आपको सीरिया में अमेरिकी जवानों की मौजूदगी के बारे में बताते हैं। फिलहाल अमेरिका के करीब 1000 जवान सीरिया में तैनात हैं। साल 2014 से ही सीरिया में अमेरिकी जवान तैनात हैं। पहले ये तैनाती ईरान के समर्थन वाले गुटों और रूस की ओर बढ़ते खतरे को देखते हुए की गई थी, लेकिन फिलहाल इसका मुख्य फोकस आईएसआईएस पर है। दिसंबर 2025 तक अमेरिका के करीब 1000 जवान तैनात थे। हालांकि पहले ये संख्या लगभग 2000 थी, जिसे बाद में कम किया गया। फिलहाल अमेरिकी सेना के जवान स्थानीय सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देते हैं, आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करते हैं और उसे दोबारा खड़ा होने से रोकते हैं। अमेरिकी जवान सीरिया के सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त ऑपरेशन में हिस्सा भी लेते हैं। अब आइए आपको बताते हैं सीरिया में आईएसआईएस की मौजूदगी के बारे में। आईएसआईएस को 2019 में हराया जा चुका है, लेकिन उसके स्लीपर सेल अब भी सीरिया और इराक में सक्रिय बताए जाते हैं। अनुमान है कि आईएसआईएस के पास 5000 से 7000 आतंकी अब भी मौजूद हैं। फिलहाल सीरिया में बशर अल असद सरकार के गिरने के बाद वर्तमान अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली सरकार के अमेरिका से संबंध सुधर रहे हैं। कुछ दिन पहले अहमद अल शरा ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया को वाशिंगटन में दूतावास खोलने की अनुमति दी और 2019 के प्रतिबंधों को 180 दिनों के लिए निलंबित किया। फिलहाल सीरिया में अमेरिकी जवानों पर हमला आईएसआईएस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब आईएसआईएस उतना ताकतवर नहीं रह गया है। हालांकि उसके स्लीपर सेल्स एक्टिव बताए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अमेरिकी सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब होगी और इस इलाके में शांति लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दरअसल सीरिया में पहले बशर अल असद सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार में परिवर्तन हुआ है। सरकार किसकी है? सीरिया में फिलहाल अहमद अल शरा की सरकार है। अब अहमद अल शरा कौन है? जनवरी 2025 से सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उनका और क्या इतिहास है वो भी हम आपको बता देते हैं। अलकायदा में शामिल हुए हैं और कमांडर बने हैं। अब हालांकि उनकी सरकार है, वहां पर ISIS एक लंबे वक्त से संघर्ष भी चल रहा है सीरिया में। साल 2005 से 9 अमेरिका की जेल में भी अहमद अल शरा रह चुके हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। ये साल 2011 आता है और नुसरा फ्रंट बनाया जाता है और असद सरकार के खिलाफ संघर्ष यहां पर शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है साल 2016, अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया होता है। हालांकि कुछ दिन पहले की तस्वीरें आती है, ट्रंप बाकायदा हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, जिसे आतंकवादी अमेरिका की सरकार ने घोषित किया था। साल 2016 में ही 88 करोड़ रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया जाता है। इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया जाता है अहमद अल शरा के खिलाफ, लेकिन अब उनकी सरकार है। साल 2024 आता है, बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हो जाता है और इस तरीके से अहमद अल शरा वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। तो ये है उनका पूरा इतिहास कि सीरिया में अब अहमद अल शरा सरकार है, जिसके प्रमुख अहमद अल शरा हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ही वही देश है जिसकी तरफ से इन्हें आतंकवादी घोषित किया गया था, लेकिन अब अमेरिका के साथ जैसे जैसे संबंध सुधर रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका का जो दखल है वो सीरिया के अंदर और भी बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में सीरिया की सत्ता में अहमद अल शरा काबिज हुए, लेकिन 2003 से अगर आप देखेंगे तो अलकायदा तक में ये शामिल रहे हैं, कमांडर तक वहां बनाए गए हैं। अमेरिका ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जेल तक भेज दिया था। अमेरिका की जेल में भी रहे। वहां साल 2011 में उन्होंने अलकायदा की सीरिया शाखा जबात अल नुस्र का गठन कर दिया। सीरिया की असद सरकार के खिलाफ इसके साथ साथ संघर्ष भी शुरू कर दिया, क्योंकि यही तो पूरा गृह युद्ध है कि असद सरकार को वहां से हटाना था, बशर अल असद को, और इसके साथ साथ ISIS पूरा कंट्रोल सीरिया पर चाहती है। और ये अब देखिए जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अमेरिका का वहां पर इंटरप्शन बढ़ा है, लेकिन अमेरिका को भी कहीं ना कहीं तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब बात हम चीन की कर लेते हैं, क्योंकि चीन के टैंक टाइप 99B की तस्वीरें सामने आ गई हैं। संचार फायर पावर में इस दौरान सुधार किया गया है, ऊंचाई वाली जगह पर यह जंग लड़ने में सक्षम है। तो ये जानकारी चीन से जुड़ी हुई नजर आ रही है। चीन के टैंक टाइप 99B की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। अब इसमें क्या बदलाव किए गए? संचार, फायर पावर, ये सब कुछ सुधार किया गया। ऊंचाई वाली जगह पर ये जंग लड़ने में सक्षम भी नजर आ रहे हैं। यही वही 99B है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे उन्नत किस्म का बनाया गया है। इसमें संचार से लेकर के कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसे बेहतरीन किया गया है, ताकि जब जैसी ऊंचाई वाली जगह पर जरूरत पड़े इस मशीन का उपयोग वहां पर किया जा सके, इस टैंक का उपयोग वहां पर किया जा सके। ये अपने आप में बेहद उन्नत किस्म का है। इसमें कम्युनिकेशन पावर को सही किया गया है, फायर पावर को सुधारा गया है और ऊंचाई वाली जगह पर जंग लड़ने में से सक्षम बताया जा रहा है। हालांकि चीन के बारे में यही कहा जाता है कि चीन विकसित राष्ट्र की होड़ में लगा हुआ है, वो सबसे आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन इस सब के बीच उसकी तरफ से कुछ और तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं। अब देखिए चीन की तरफ से बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में वो उन देशों की सीमाओं तक घुसपैठ कर जाता है जहां पर उसका अधिकार नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आर्म्स इंडस्ट्री को लेकर के चीन किस तरीके से उभरता हुआ सितारा बन गया है। हालांकि उसे बार बार मुंह की भी खानी पड़ती है। उसके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें उसके अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। बात अगर बांग्लादेश की जाए या फिर इंडोनेशिया की जाए तो उनकी तरफ से J10C को लेकर के बात शुरू हुई, लेकिन बांग्लादेश ने हाथ पीछे खींचे तो इंडोनेशिया ने भी हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो टैंक टाइप 99B की तस्वीरें हैं, जिसमें संचार से लेकर के फायर पावर तक में सुधार कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो ये टैंक टाइप 99B है ये ऊंचाई वाली जगह पर जंग लड़ने में सक्षम होता है। तो चीन की जो हथियार इंडस्ट्री है उसे कहीं ना कहीं बड़े झटके भी लग रहे हैं। झटका क्यों लग रहा है वो जान लीजिए, क्योंकि चीन अब तक अपने हथियारों की बदौलत सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हुआ था। उसके हथियारों को उसके ही दोस्तों ने नकार दिया है। जैसे मैंने बताया भी कि उसके करीबी बांग्लादेश ने ही उससे फाइटर जेट्स की डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और सिर्फ बांग्लादेश ने ही नहीं, बांग्लादेश के अलावा इंडोनेशिया ने भी फाइटर जेट्स खरीदने से चीन से इनकार कर दिया है। अब हमारे देश में तो यही कहा जाता है कि चीनी चीज़ों पर विश्वास कम करो। शायद बांग्लादेश और इसके साथ साथ इंडोनेशिया को भी इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत
अपने इस डील पर ब्रेक लगाया है और अब बांग्लादेश किस देश के साथ डील कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। और इसके साथ साथ किस तरीके से उसने चीन को सीधे सीधे आईना दिखाने का काम किया है उसके बारे में भी जानिए कि वो कौन सा लड़ाकू विमान है जिसे खरीदने की सोच रहा था बांग्लादेश, ताकि बांग्लादेश भी हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। लेकिन चीन से उसने उन हथियारों को खरीदने से अच्छा मना करना ही समझा और सीधे यूरोप का रुख कर लिया। यूरोप में जाकर के उसकी तरफ से हथियारों का सौदा कर लिया गया है। कौन सा वो फाइटर जेट है जो बांग्लादेश यूरोप से खरीदने वाला है, ये बेहद जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उससे लगता है कि उसे आवश्यकता है अपनी आर्म्स फोर्सेस को थोड़ा और बढ़ाने का। उसके अलावा जो उसकी हथियार की क्षमता है उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाने का। हालांकि जो आप ये तस्वीरें अभी देख रहे हैं ये 99B की तस्वीरें हैं। ये टैंक है और इस टैंक के बारे में ये बताया जाता है कि किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर ये जंग लड़ने में सक्षम है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है यानी कि चीन की, वो उसने ऐसे ऐसे इलाकों में लगा रखी है जो बेहद ऊंचाई वाले स्थान पर हैं। एक तो वो सारी तमाम चीज़ें हो जाती हैं कि किस तरीके से वो उन जगहों को भी सुपर पावर बना रहा है अपनी इंडस्ट्री लगा करके, आर्म्स इंडस्ट्री लगा करके, और दूसरी तरफ किस तरीके से उसकी तरफ से जो हथियार हैं वो बनाए जा रहे हैं आर्म्स इंडस्ट्री के माध्यम से, ताकि अगर कभी जंग के मुहाने पर वो खड़ा हो तो उसे ये ना देखना पड़े कि जिस जगह पर जंग चल रही है वो कितनी ऊंचाई पर है, वो कितने नीचे है, वहां पर भी वो अपने जंगी हथियारों को उतार सके। अब ऐसी तस्वीरें 99B की जब सामने आई तो उसके बारे में बहुत सारी खासियतों का जिक्र किया गया। हालांकि ये टैंक उसके पास पहले से थे, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ सुधार किए गए हैं। अब ये सुधार यही है, कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं अच्छा बनाया गया है, फायर पावर को भी अच्छा बनाया गया है। लेकिन इन सब के बाद अगर चीन के हथियार इंडस्ट्री को लगे बड़े झटके की बात करें तो वो बड़ा झटका क्या है जो कि दिया गया है उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से और इसके साथ साथ इंडोनेशिया से, वो आप देखिए। चीन की आर्म्स इंडस्ट्री को झटका। फाइटर जेट डील से पीछे हटा बांग्लादेश। चीन के जेट से बेहतर यूरो फाइटर। चीन बहुत तेजी से महाशक्ति बनने की रेस में दौड़ रहा है और उसके इस कदम में उसकी आर्म्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दुनिया का लगभग हर विकसित देश दूसरे देशों को हथियार जरूर सप्लाई कर रहा है। चीन की हथियार इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन के अत्याधुनिक फाइटर जेट J-10C को अब ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं। J-10C को खरीदने से पहले इंडोनेशिया ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और अब चीन का खास दोस्त बांग्लादेश भी इससे पीछे हट गया है।
जानकारी है कि बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून खरीदने में रुचि दिखाई है। डील पर बातचीत की शुरुआत के लिए बाकायदा लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी हो चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 से 16 यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकती है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इटली, स्पेन, यूके और जर्मनी के एक संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया यूरोफाइटर टाइफून बांग्लादेश में इस्तेमाल कर सकता है और वो 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट इस्तेमाल करने वाला 11वां देश बन जाएगा। यही नहीं, वो यूरोफाइटर टाइफून इस्तेमाल करने वाला दक्षिण एशिया में पहला देश बन जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ईरान जैसे देशों ने J-10C फाइटर जेट के लिए बीजिंग के साथ डील पर बातचीत की है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी बातचीत की थी। इंडोनेशिया ने चीन से $9 बिलियन में 42 J-10C जेट्स खरीदने की डील फाइनल की थी।
हालांकि इंडोनेशिया ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि फिलहाल दूसरे ऑप्शंस पर भी बात की जा रही है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।